तो डिजास्टर में क्या है, करप्शन इजीली हो जाता है और बड़े लेवल पे होता है। इस वजह से एक एक कदम जो है वो फूक फूक के रखना पड़ता है, एक एक स्टेप जो है आपको प्रॉपरली देख के उस पर ऑडिट करके तब जाके आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है। उत्तराखंड में फ्लड आया, बहुत बार आ चुका है, 2003 में आया, 2008 के आसपास में आया, 10 में आया, 13 में बहुत बड़ा आया। ठीक है। तो ये जो फ्लड आए, फ्लड आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ यूके, इंडियन गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट्स ने, ठीक है, घर बना के दिए इनको, अफेक्टेड पीपल को। ठीक है। अफेक्टेड रीजन में जिनके घर गए थे उनको घर बना के दिए, सबको एक जैसे घर बना के दिए, 2 रूम है, 1 किचन है, बाथरूम है, इस टाइप से। ठीक है। जब ये सब बना के दे दिए उन्होंने, फिर 2-3 साल बाद किसी न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल ने सोचा कि हम जाके एक बार सर्वे करके आते हैं। तो वो सर्वे करने गए इस पूरे एरिया में। जब ये सर्वे करने गए तो इन्होंने देखा वो घर कहाँ हैं। पहला जो है दैट इज फेमा, यू माइट हैव हर्ड इन द इकोनॉमी ऑल्सो, लिखना नहीं है अभी। ठीक है। तो फेमा, फेमा ये आपने उसमें है वो, लेकिन वो और ये बिल्कुल अलग। इसमें एक इंस्टीट्यूशन है यूएसए का। ओके। तो ये आपको, जब आपकी एक लिमिट होती है उसके हिसाब से आपको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। लिमिट का मतलब है उन्होंने हर कंट्री के लिए, जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक, ओके, हर कंट्री के उन्होंने एक लिमिट फिक्स की हुई है कि अगर इंडिया हेल्प मांगेगा तो उससे 2.5 करोड़ रुपए देंगे, यूएस से अगर ये वाली कंट्री हेल्प मांगेगी तो इतना। तो जो इन्होंने अपने हिसाब से लिमिट फिक्स की है उतना आपको असिस्टेंस देंगे, नॉट ओनली मनी। ठीक है। ये हो सकता है कोई टीम प्रोवाइड करे हमें, या फिर हो सकता है कोई एक्सपर्ट प्रोवाइड करे, कुछ भी, किसी भी फॉर्म में हमें ये डिज़ास्टर के टाइम, प्री डिज़ास्टर उतना नहीं, डिज़ास्टर के बाद वाली जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें सप्लाई करते हैं। ठीक है। ऐसी हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, फिर ऐसी हमारे पास यूरोपियन यूनियन है। तो 4-5 इंस्टीट्यूशंस है, उनके नाम और लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे डीएम के अंदर में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए आपको 1-2 लाइन सफिशिएंट है। आपको ये बताया था कि अगर कोई एक लेडी है, एक ओल्ड एज है, एक बच्चा है, तो आप किसको बचाएंगे पहले? एक छोटा बच्चा है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा बोला आपने। ठीक है। ठीक है। अब चाइल्ड में भी लेकिन मेल फीमेल हो सकता है, ठीक है, ओल्ड में भी मेल फीमेल आ सकता है। और अगर ये 3 अगर आपसे पूछा जाए, या इसको छोड़ दीजिए, एडल्ट छोड़ दीजिए, चलिए लिख लेते हैं, एडल्ट फीमेल है। चलिए, अब इसमें से पानी में डूब रहे हैं, मान लीजिए आप सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों में से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे आप? बच्चे को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बच्चे को ज़्यादा देंगे आप। ठीक है। क्यों? अच्छा, फ्यूचर है। और प्रेजेंट? जी। अच्छा, अगर अगर ऐसा ऑप्शन अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है, जिसपे आप एक को ही बचा सकते हैं, तो आपको सबसे पहले इस एक्ट के अकॉर्डिंग फीमेल को बचाना होगा। ठीक है। एडल्ट फीमेल या फिर फीमेल जो होगी, या फिर गर्ल, अगर एडल्ट फीमेल नहीं है तो गर्ल चाइल्ड अगर है, ठीक है, वो फीमेल है, तो उनको आपको बचाना होगा हमेशा। ठीक है। क्योंकि डिज़ास्टर के टाइम सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन में आती है वो फीमेल होती है। डिज़ास्टर के टाइम पे तो सभी अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन डिज़ास्टर के बाद अगर बच्चा बच गया, ठीक है, मेल है और बच्चा बच गया, तो उस टाइम पे उसको उतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं मिलेगा। मेल जो है वो कुछ ना कुछ काम कर लेगा, लेकिन फीमेल के सबसे ज़्यादा रेप के केसेस डिज़ास्टर के बाद आते हैं। तो आपको सिर्फ वहीं तक नहीं रुकना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल्कुल यहाँ तक नहीं है, उसके आगे भी सोचना है आपको कि किसको पहले बचाया जाए। तो फीमेल को बचाएंगे, क्योंकि उसके बाद में एक तो रेप के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, दूसरे तरह के फिजिकल
ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनसे अननेसेसरी काम कराते हैं, ठीक है, और बाकी बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं वो फीमेल के होने से फीमेल के साथ ज़्यादा होती है, और फीमेल ही आगे जाके बर्थ भी देती है। तो अगर फीमेल को ही नहीं बचाया तो आगे पॉपुलेशन भी आपकी खतरे में आ सकती है। समझ पा रहे? बचाना हमें तीनों को है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वो राजू श्रीवास्तव का मैंने आपको बताया था क्या, एक राजू श्रीवास्तव सुना आपने, एक कॉमेडियन थे, ठीक है, तो एक उन्होंने एक सीन बताया था, तो उन्होंने बताया कि बाढ़ में कुछ लोग बह रहे थे, एक आदमी बह रहा था, एक औरत बह रही थी, और वहाँ पे जो गांव के लोग थे, ठीक है, तो वो बोले कि बचाओ बचाओ इनको बचाओ, ठीक है, तो एक आदमी बोला कि ऐसा करो उस लड़के को बचाओ, क्योंकि लड़की तो कोई ना कोई बचा ही लेगा। समझ पा रहे? तो वो इनडायरेक्टली वो एक तरीके से यही चीज़ बता रहा था, प्रेफरेंस किसको, हम कौन किसको कैसे कैसे प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में ह्यूमैनिटी की बात ही नहीं कर रहे हम यहाँ पे आपको आप एक इमोशनल होके काम नहीं कर सकते। जो मैनेजमेंट आपको बोल रहा है और उसी को रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले आपको बचाना पड़ेगा फीमेल को, उसके बाद बच्चे को, और उसके बाद एडल्ट को। एडल्ट पे मेनली मेल की बात कर रहे हो, क्लियर है? उसमें कुछ भी इमोशनल नहीं होना आपको। तो पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये ओल्ड एज। ओल्ड एज जो है प्रेफरेंस उसको कम दी गई है। अब अगर प्लांट भी है साथ में, एनिमल्स भी हैं साथ में, काव वगैरह भी होती हैं कई बार ऐसे, तो एनिमल्स हैं, तो अगर ये हो जाता है तो फिर आपको एनिमल्स पे देना चाहिए था, ठीक है। जब ह्यूमंस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एनिमल्स के साथ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप प्रॉपर्टी बचाने में भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं कि पहले अपना सोना निकाल लूँ मैं, ठीक है, उसके बाद इसको बचाऊंगा, वो नहीं करना है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप जब एडमिनिस्ट्रेटर हैं तब की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल तो आपके फीलिंग होगी कुछ, ठीक है, कि किसको बचाना है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये, ऐसा कुछ। तो अब जब मैनेजमेंट की बात आएगी, प्रेफरेंस की बात आएगी, तब आपको ये फॉलो करना है। बाकी ह्यूमैनिटी बेसिस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैनेजमेंट एजेंसी, ये यूएसए का एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और ये 2007 में इस्टेब्लिश होता है, 2007। ठीक है, तो ये वही जैसा आपने स्टार्टिंग में लगा, प्री और पोस्ट इसमें हेल्प करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह की असिस्टेंस है, इंटरनेशनल जो असिस्टेंस हमें मिलती है, वो हमें प्री में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, क्योंकि प्री का कुछ लिमिटेशन नहीं है पैसों का, ठीक है। हेल्प का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप फिर कितनी भी डिमांड कर लोगे पोस्ट में कि हमारा इतना लॉस हुआ है, अब यस एक आइडिया है कि रफली इतना कुछ हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो इसलिए ज़्यादातर ये अवॉइड करती हैं प्री हमें हेल्प करने में। प्री तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, प्रिपेयर्डनेस खुद करना पड़ेगा, मिटिगेशन खुद करना पड़ेगा, बट व्हेन इट कम्स टू द पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। फेमा के अंदर इन्होंने कुछ फंक्शंस रखे हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, वो मैं डिक्टेट कराऊंगा अभी, कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो इसमें सब कुछ मेंशन होगा वो सारा कॉम्प्रीहेंसिव है, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव मेंशन्ड, जस्ट लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसा बोला जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉम्प्रीहेंसिव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा लिखा हुआ, सिर्फ यही इसका सेंस बनता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो एक्सटेम्पोर डिसीजन लेते हैं, यानी केस टू केस अपने लॉ उसी टाइम पे जज जो है वो डिसाइड करके कर लेता है उसको हैंडल। इंडिया में हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो दूसरा जो सेंस बनता है वो है कि ये
जब भी इसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे, व्हेन यू वांट टू ब्रिंग सम अमेंडमेंट्स, यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगा, यानी मैक्सिमम लोगों के कंसेंट उसमें चाहिए होगा। सिंपल मेजॉरिटी यहाँ पे काम नहीं करती है जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं। और ये शो करता है कि ये रिजिड है, कोई भी आके 10 लोग इसमें चेंज नहीं कर देंगे यूएसए की तरह। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे आपको जो अभी तो शायद 2/3 ही चल रहा है, तो अगर इस तरह की 2/3 अगर मेजॉरिटी नहीं है आपको, तब तक आप इसको नहीं कर सकते। तो रिटर्न यहां पे मेंशन करता है रिजिडनेस ऑफ द आर्टिकल एक्ट। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिजिड होगा उतना ज्यादा उसको ब्रेक करने में प्रॉब्लम होगी। अभी कितने ये एनआरसी हुआ या फिर कोई भी हुआ, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि कितने राइट्स वगैरह हुए और ये सब चीज़ हुआ। इतना इजीली कोई भी चीज़ चेंज नहीं होता। वहीं पे हम हमारे यहाँ से पीएम, फॉर्मर पीएम जो मनमोहन सिंह जी थे, वो पहुँचे 2008 में। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ने किसी को बुलाया, उन्होंने बोला कि एक्ट चेंज कर दोगे? उसने बोला सर कर देंगे। तो शाम तक एक्ट चेंज हो गया। इंडिया के लिए स्पेशली उन्होंने एक एक्ट उसमें क्लॉज उसमें ऐड कर दिया, जिसमें स्पेशल हमें परमिशन मिली, यानी हम एनपीटी मेंबर नहीं थे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर नहीं थे, तब भी हमें न्यूक्लियर सप्लाईज मिली है। ऐसा यूएस की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ पहले। फर्स्ट टाइम, यानी नॉन मेंबर को न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है यूएसए, और वो भी अपने लॉ के अंदर में, अपने आर्टिकल्स के अंदर में अमेंडमेंट लाके। और कितने टाइम में अमेंडमेंट लाए? बहुत कम टाइम में। इंडिया में नहीं ला सकते। तो इसका ये रियल मीनिंग है रिटर्न का। सिर्फ लिखने से मतलब नहीं है। तो बाहर वाले भी लिख देंगे, उसमें लिखने में क्या जाता है? रिटर्न का मतलब है स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर चीज लिखी है। ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा नहीं है, बस आपको बोल दिया है कि ये काम करना है, अब वो उसके ऊपर थोपता जा रहा है, वो उसके ऊपर थोपता है और काम होता ही नहीं। ठीक है, सेकंड इनका फंक्शन दैट इज कोलैबोरेटिव, सबको एक साथ काम करना है, कोलैबोरेशन में काम करना। थर्ड है इसमें ट्रांसपेरेंसी। फोर्थ फ्लेक्सिबल। इस तरह की चीजें इसमें मेंशन की हुई है। ये अगर चाहेंगे तो यस, ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते। कंडीशन के हिसाब से यूएस की कुछ अलग कंडीशंस हैं, फ्रांस की अलग कंडीशन है, इंडिया की अलग कंडीशन है, उनके हिसाब से भी हम उसको अलग अलग तो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव भी रहेगा। रिटर्न रिजिड भी है, यानी एक तरीके से रिजिड भी है, उसको चेंज नहीं कर सकते, और सबके लिए एक अलग अलग भी है। कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेटेड, कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेटेड। देखिए, अलग से यूपीएससी नहीं पूछेगा कभी भी फेमा, आपको अपने आंसर में इसको डालना होगा। International recovery platform, as it is mentioned that recovery, they are focusing on recovery part. ठीक है, रिकवरी हम ज़्यादातर कब करते हैं? पोस्ट में करते हैं। ठीक है, डिजास्टर हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, नाउ वी आर रिकवरिंग। ओके, सो रिकवरी में इन्होंने एक प्रिंसिपल यूज किया, बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर, यानी इसको ये लेके चलते हैं ग्रेस इन डिस्गाइज। वैसे तो डेफिनेटली कोई भी डिजास्टर
कोई भी डिजास्टर को में आप कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं ढूंढ सकते। ठीक, डिजास्टर तो नेगेटिव, मतलब किसी भी टाइप का लॉस हुआ है तो लॉस है उसको, लेकिन ये मानते हैं कि अगर लॉस हुआ है तो चलिए अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, वो पिछले वाले से बेटर होगा। ठीक है, तो इनका टारगेट रहता है कि पहले जो भी हमने किया है उससे बेटर वाला नेक्स्ट टाइम पे वो फॉर्मेशन हो। ठीक है, इसीलिए इसको बिल्ड बैक बेटर। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें दिखता है भुज। ठीक है, भुज गुजरात, यहां पे अर्थक्वेक आता है और डेटा के अकॉर्डिंग नियर अबाउट 70-80% एरिया अफेक्ट हुआ है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, रोड, रेलवे लाइंस, ये अफेक्ट हुआ। यानी लगभग आप सोचिए जिस टाइम पे ये हो रहा था उस टाइम पे उनको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक सब कुछ खत्म हो गए हैं, सारी बिल्डिंग, मैक्सिमम बिल्डिंग उसमें कोलैप्स हो गई है, इतना ज़्यादा। ठीक है, इसमें सीवियर कंडीशन आ गई थी भुज में। और रीज़न क्या था? रीज़न था कि इसका बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी हल्के से अर्थक्वेक में ही बिल्डिंग्स गिर सकती हैं। दे वर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर बिल्डिंग कोड्स। ठीक है, बिल्डिंग कोड्स को प्रॉपरली नहीं कर रहे। आप में से कितने घर में कितने लोग प्रॉपर बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करके आर्किटेक्ट को बुला के अपना घर बनवाते हैं? हमारे घर में तो कोई गांव से किसी को बुला लेते हैं। ठीक है, हाँ, वो राजमिस्त्री उसको बुला लेते हैं और वो आता है, वो अपने हिसाब से हमें बताता है, हम नहीं बताते उसको, वो बताता है। ठीक है, कि यहाँ से सीढ़ी निकाल लीजिए, यहाँ पे ये कर लीजिए, और वॉल इतने साइज़ की बहुत है, क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, वो इस तरह के सजेशन देगा, आप उसको फॉलो करते चले जाएंगे, अर्थक्वेक आएगा, बिल्डिंग कोलैप्स। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के कुछ बिल्डिंग कोड्स होते हैं जो इन्होंने डिसाइड किए हैं। यानी अगर इतने हाइट की बिल्डिंग बननी है तो उसमें रॉड जो लगेगी, स्टील रॉड, वो कितने डायमीटर की लगनी चाहिए। यहाँ पे पैसा बचाने के लिए 2 सेंटीमीटर अगर चाहिए तो 1 की बना देते हैं। ठीक है, कम पैसों में, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है, मेन चीज़ है पैसा ही नहीं है हमारे पास। बिल्डिंग कोड्स फॉलो करने के लिए पैसा चाहिए होगा। अगर हम वही सेम घर बिल्डिंग कोड्स के साथ बनाएं तो लगभग डबल कॉस्ट आ जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम पे तो हम लोग घर बनाने की सोच रहे हैं, यानी इनिशियल डेज में भी नहीं कर पा रहे हम, तो उस टाइम पे भी हमारे पास बहुत कम पैसा होता है। इस वजह से जो है हमारे पास इंडिया में बिल्डिंग कोड्स प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पा रहे। तो इन्होंने बोला, जब ये भुज का ये डिज़ास्टर हुआ तो सबने बोला ये गलत हुआ, कुछ लोगों ने बोला चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो उसको बेटर बनाएंगे। आज के टाइम पे जो अहमदाबाद या यहाँ पे वडोदरा या फिर सूरत जैसी जो सिटीज़ हैं, ठीक है, उससे फार बेटर इन्होंने बनाया है भुज को। और अब सेम रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक आएगा, अब उतना डिजास्टर नहीं होगा सेम रिक्टर स्केल में। ठीक है, तो इसको इसके दूसरा एग्जांपल बता देता हूं, फुकुशिमा। फुकुशिमा का तो बताया था शायद आपको, नहीं बताया तो बताइए आपको। फुकुशिमा का डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, और उसमें क्या क्या हो गया था कंडीशन, कुछ बताया था आपको, बाढ़ आ गई थी। अब फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि जापान में है, ठीक है, बिल्कुल कोस्ट लाइन पे था। अब यहाँ पे क्या होता है कि सुनामी आता है। ठीक है, सुनामी, और जब सुनामी आता है यानी पहले अर्थक्वेक आता, अर्थक्वेक आने से फिर वहाँ पे सुनामी जनरेट हुआ, और सुनामी जब जनरेट होता है तो वाटर को वो सर्कुलेट कर देता है और वेव लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दे देता है उसको। तो यहाँ पे अर्थक्वेक आया, यहाँ पे बना उसका, ठीक है, एपिसेंटर, ये है फोकस पॉइंट अर्थ के अंदर, ये है एपिसेंटर सरफेस पे, और यहाँ से वेव्स इधर की तरफ जा रही है, पानी को लेके जा रही है। अब जब पानी को इस तरह से लेके जा रही है तो आप कुछ आइडिया दीजिए कि यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस कितना होगा, यानी सिंगल वेवलेंथ कितनी होगी जब ये सुनामी एपिसेंटर से स्टार्ट हो रही है।
पैसिफिक में कहीं पे स्टार्ट हो रही है, पैसिफिक ओशन में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जहां से स्टार्ट होती है उसकी जो वेवलेंथ है, हाँ नो डाउट धीरे 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 वेवलेंथ जो है कम होती चली जाएगी, ठीक है। यानी अगर वेवलेंथ इतनी है, यानी पानी, वेवलेंथ पता है ना सभी को, क्रेस्ट से क्रेस्ट या फिर ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। धीरे 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 धीरे, ये मान लीजिए जापान है, तो ये धीरे 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 थोड़ी थोड़ी कम जरूर हो जाएगी, लेकिन जब ये यहां पे होती है, मिड में होती है, ये कितना होता होगा डिस्टेंस इस टाइम पे? ये था 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर की वेवलेंथ थी। आप सोचिए, ये वाटर आ रहा है आपकी तरफ, और यहां तक पहुंचते पहुंचते भी ये जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पे भी कम से कम ये 10 से 20 किलोमीटर की वेवलेंथ रहती है इसमें। तो 10-20 किलोमीटर का पानी जो है ऐसे ऊपर जा रहा है और ऐसे नीचे आ रहा है, और वो हिट किया यहां पे, ठीक। और इधर था फुकुशिमा, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये सारा पानी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर, आसपास भी गया, लेकिन फिलहाल प्लांट की बात करें। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जितने भी हमारे रिएक्टर्स लगे होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, उनके जो स्विच बोर्ड्स होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। तो सारा पानी अंडरग्राउंड वाटर में चला गया, अंडरग्राउंड में चला गया। वहां पे जाने की वजह से जो रिएक्टर्स होते हैं, आप साइंस में पढ़ेंगे रिएक्टर्स, इसके अंदर हम न्यूक्लियर मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्लूटोनियम यूज करते हैं, यूरेनियम यूज करते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं, थोरियम यूज करते हैं। तो यहां पे हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है, इसके अंदर टेम्परेचर पहले 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे धीरे 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 टेम्परेचर पहुंच जाएगा 600-700 डिग्री सेल्सियस। 600-700 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद अब ये जो उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये मेल्ट होके ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। ये बाहर का कंटेनर बना होता है जिरकोनियम अलॉय से, इसकी कुछ हीट विथस्टैंड कैपेसिटी है, बियॉन्ड विच इट विल मेल्ट डाउन। इसको बचाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के बाहर हम वाटर फ्लो कराते हैं, इसके बाहर हम वाटर फ्लो कराते हैं। तो पानी क्या करेगा, इसकी एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। तो यहां से हम कोल्ड वाटर इस पे, ठीक है, डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और यहां से फिर उस हॉट को फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं। फिर इस हॉट वाटर को दोबारा से कूल डाउन किया जाता है, फिर से इस पे डाल देते हैं, वेस्ट नहीं जाता ये। तो हॉट कुछ टाइम में दोबारा से यहां से इस चैनल के थ्रू इस पे डाल देंगे। तो ये जो पानी है ये इसको मेल्ट डाउन होने से बचा रहा है, ठीक है। अब फुकुशिमा, क्योंकि फुकुशिमा का केस स्टडी पास्ट में आया है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूं मैं। फुकुशिमा के अंदर जब ये पानी भर गया तो जो स्विच बोर्ड, जो इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इस पानी को, कौन सा पानी यूज करते हैं हम, D2O, ठीक है, ये हैवी वाटर बोलते हैं इसको। जो हमारा वाटर होता है H2O, उसकी नेक्स्ट फॉर्म है। जब इसको यहां से फ्लो कराते हैं तो ये जो मूव करेगा ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट से ही चलेगा, तो इसको पुश कराएंगे चारों तरफ। जो इलेक्ट्रिक सर्किट का स्विच बोर्ड था वो लगा हुआ था ग्राउंड में, अंडरग्राउंड में, और उसमें पानी भर गया। पानी भरने की वजह से स्विच बोर्ड पे सर्किट जो है शॉर्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सप्लाई अब यहां पे नहीं हो पा रही है। अब कोल्ड वाटर जब नहीं जा पा रहे, अंदर जो है ये कॉन्टिन्यूअस चेन रिएक्शन चल रही है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर रही है, चेन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन चल रही है इसमें, फिजन रिएक्शन सुना होगा आपने, चेन रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन चल रही है कॉन्टिन्यूअसली। देयर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो 600 पे पहुंच गया था, फिर 700 हो जाएगा, फिर 800 हो जाएगा, फिर 900 हो जाएगा, 1100-1200 पहुंचने के बाद, क्योंकि बाहर कोई कूल नहीं कर पा रहा इसलिए इसका टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये ब्लास्ट, और हाईली रिएक्टिव मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो पानी हमारे मैक्सिमम एरिया में बढ़ चुका है,
गवर्नमेंट ऑफ जापान एरिया इवैक्यूएट करा रही है, बोट में बैठो, जल्दी चलो, भागो यहां से, ठीक है। और ये खतरा था ये ब्लास्ट ना कर जाए, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट कर जाएगा तो आप पानी से नहीं, रेडिएशन से मर जाएंगे। अब किसी ने बोला कि मेरा बच्चा तो स्कूल गया हुआ है, वो उसको आने दो। किसी ने बोला मेरी मदर यहाँ पे है, किसी ने बोला मेरा ब्रदर यहाँ पे है, किसी ने कुछ एक्सक्यूज दिए। अपनी फैमिली को कौन छोड़ के जाएगा? और जापान की गवर्नमेंट वहां पे फोर्सफुली इवैक्यूएट करा रही थी एरिया, और सबके फैमिली मेंबर इधर उधर है। किसी को पहले थोड़ी पता था ऐसा कुछ होगा, और सडनली फिर उनको बोला गया कि फोर्सफुली इनको इवैक्यूएट कराया गया। कोई रो रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, कोई छुप गया, कोई पानी में ही डूब गया। ये इतना बड़ा सीन हुआ यहाँ पे, लगभग 35 किलोमीटर एरिया में। और फाइनली वही हुआ, बहुत सारी फैमिलीज अपने फैमिली मेंबर को छोड़ के नहीं जा पाई, उसी पानी में वहीं बैठे रही, और कुछ टाइम बाद ये ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट किया तो वो पानी में डूबने से नहीं, वो रेडिएशन से मर गए। और जो बच गए उनकी जनरेशन आज भी जेनेटिकली डिफेक्टिव पैदा हो रही है। वो एरिया जो है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे, वो एरिया जो है उन्होंने म्यूजियम बना दिया है, इसलिए ताकि लोग यहां रहें नहीं, सिर्फ आए और यहां से चले जाए। ज्यादा टाइम के लिए एक्सपोजर अगर हुआ तो आज भी वहां पे रेडिएशन है। समझ पा रहे? इस वजह से यहां पे, इस वजह से इस तरह के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन अपनाई जाती है। इसके चारों तरफ 1-2 मीटर बड़ी कंक्रीट की वॉल बनाई जाती है, और इस पूरे को अंडरग्राउंड रखा जाता है। उसके बाद भी इंसिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिकवरी जो है हमें यहाँ पे इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा IRP, इंटरनेशनल रिकवरी प्लेटफॉर्म। तो अब जब फुकुशिमा इंसिडेंट हुआ, 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अफेक्टेड हुआ, उसके बाद जापान आज इतना कॉन्फिडेंट है कि वो ये बोलता है कि वर्ल्ड का कोई भी कंट्री आ जाए, उससे ज़्यादा सेफ्टी हम प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट आज जापान बना रहा है, और लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि यस, इंसिडेंट हुआ इनका, इन लेसन लिया इन्होंने, तो अब बेटर ही इन्होंने बनाया होगा। तो जो अब फुकुशिमा के बाद जो इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट खुद का बनाया है, अब ये बोलते हैं कि कैसा भी सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये कभी भी ब्लास्ट नहीं करेगा। और लोगों को ट्रस्ट हुआ, ट्रस्ट होने के बाद, और उसके बाद इतना इंसिडेंट भी नहीं हुआ। अब इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। अब इंडिया भी इन्हीं से बना रहा है, तोशिबा और हिटाची, ये कंपनीज हैं, इनकी जो मेन कंपनीज है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाती है। हिटाची AC वगैरह भी बनाती है, ठीक है। और तोशिबा भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाती है। जापान की कंपनी USA में भी यही डेवलप कर रही है, फ्रांस जर्मनी में भी यही डेवलप कर रही है। यानी मैक्सिमम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आज के टाइम पे बन रहे हैं, वो जापान की कंपनी बना रही है। तो ये क्या है? बिल्ड बैक बेटर। हाँ, पहले डिजास्टर हुआ है, नेगेटिव हुआ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अच्छा होना चाहिए। तो ग्रेस इन डिस्गाइज का एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक बार पेपर आया था हमारा एसए का, उसमें ग्रेस इन डिस्गाइज का ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ग्रेस इन डिस्गाइज के क्वेश्चन के एग्जाम्पल नहीं मिल रहे थे बच्चों को, ठीक है, कि इस थीम के ऊपर हम कैसे लिखें, और वो पूरा का पूरा DM बेस्ड था। तो एक स्टोरी आपको भुज की लिख देनी थी, एक स्टोरी आपको चरनोबिल की लिख देनी थी, एक फुकुशिमा की लिख देनी थी, 2-3 आप थोड़ा बाद में देखेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी, तब हो जाते हैं आप। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रॉम 2015 to 30, यानी अभी जो प्रेजेंट SDGs हैं वो 15 साल के लिए हैं। 2030 के बाद हमें ये चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। जैसे पहले 15 से पहले क्या होता था? MDGs था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। MDGs से फिर चेंज किया गया 15 में सेंडई में SDGs। हो सकता है 30 में कुछ और चेंज किया जाए। और प्रिंसिपल वो लिख लिया होगा, प्रिंसिपल है हमारा बिल्ड बैक बेटर, ठीक है। द प्रिंसिपल इज बिल्ड बैक बेटर।